सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं नीट 2026 वाले। यहां पर हमारे सामने फिर से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत ज्यादा मार्क्स दिलाने वाला चैप्टर आपकी नीट 2026 का। यहां पर रे ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग यहां पर कवर करने वाले, जो कि हमारा टारगेट है 20 मिनट, इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, पर यहां पर जो भी सेशन होने वाला है ये 25 से 30 मिनट, 20 मिनट का जो भी है वो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है, क्योंकि फास्ट ट्रैक रिवीजन के साथ हम यहां पे हर एक कॉन्सेप्ट जो आपके नीट के अंदर इसके लिए पूछा गया है वो सब कुछ यहां पर टच करने वाले हैं वन शॉट नोट में, जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। और यहां पर ये नोट का आपको पूरा का पूरा यहां पर जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप अपने रिवीजन को और अच्छे से यहां पर प्रिपेयर कर सको। ठीक है, फटाफट टाइम वेस्ट बिना करते हुए, ठीक है, यहां पर हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं, सीधे सीधे यहां पे टॉपिक पे आते हैं। तो सीधी बात यह है कि भाई लाइट जो रे ऑप्टिक्स चैप्टर है वो स्टार्ट होता है आपका रिफ्लेक्शन से, और रिफ्लेक्शन के अंदर यहां पे लाइट को ये बोला गया कि लाइट जो होता है उसका जो बैंडविड्थ रेंज है, ठीक है, जो रेंज है उसका यहां पर बैंडविड्थ तो नहीं, जो आपका लैम्बडा का रेंज है वो 380 टू 700 nm है। ठीक है, यहां पर अगर मैं थोड़ा सा आपको पहली लाइंस को मैं यहां पे जूम आउट करके दिखाता हूं, तो यहां पर पहली लाइन जो है यहां पर कि भाई लाइट की स्पीड होती है जो c से डिनोट होती है 1/μ0 टाइम्स होती है, उसी मीडियम की वेलोसिटी में μ0 हो जाता है। और यहां पर आपको पता है इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। फिर सबसे पहली कहानी स्टार्ट होती है रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन के अंदर आपको पता है यहाँ पर राइट बाउंस बैक करती है, प्लेन मिरर होता है, इंसिडेंट आर के बराबर होता है, और ये डेल जो होता है एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं 180 - 2i के बराबर होता है। अब यहां पे जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन के अंदर वो पढ़ते हैं हम लोग मिरर्स के अंदर, और मिरर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर की जो पहली कहानी है वो ये है यहां पर कि प्लेन मिरर आपको पता है कि यहां पर प्लेन मिरर के अंदर लेटरल इन्वर्जन होता है, 180 डिग्री इमेज पलट जाती है। दूसरी चीज, अगर हम लोग प्लेन मिरर को रोटेट करते हैं थीटा एंगल से, ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल से रोटेट किया तो इमेज भी आपकी 2 थीटा रोटेट हो जाती है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं ऑब्जेक्ट रोटेट करता हूं थीटा से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन उल्टे तरीके से आपकी इमेज रोटेट होती है उसी सेम थीटा एंगल से। ठीक है, यहां पर सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। दूसरी इंफॉर्मेशन जो है यहां पर आपकी आती है हाइट ऑफ द मिरर से। ठीक है, अब हाइट ऑफ द मिरर के अंदर देखो यहां पे मैंने कुछ लिखा हुआ है कि भाई साहब पहली बात तो जितनी मेरी हाइट है उसकी आधी हाइट का मुझे यहां पर मिरर चाहिए, मुझे अपनी पूरी की पूरी इमेज देखने को लिए। पर यहां पर अजम्पशन ये है कि भाई मेरी आंखें मेरी खोपड़ी पे लगी यहां पे, पर आंखें यहां होती है और आंखें और सर के बीच में गैप होता है। तो एग्जैक्ट जो पोजीशन होती है मिरर की वो कुछ इस तरीके से रखी गई है कि एग्जैक्ट आपके आंखों के ऊपर जो मिरर का पोर्शन होना चाहिए वो आंखों और सर के बीच की लेंथ का हाफ, और आंखों के नीचे जो मिरर का पोर्शन होना चाहिए वो आंखों और लेग के बीच में उसकी लेंथ का हाफ। मतलब ये है कि अगर आपके सामने x प्लस वाई आपकी टोटल हाइट है तो x प्लस वाई बाई 2 आपके सामने, तो यहां पर हाइट रिक्वायर्ड है किसकी, मिरर की, बट x बाई 2 आंखों के ऊपर और y बाई 2 आंखों के नीचे। क्लियर है? अब ये काम अगर खत्म हो चुका है मिरर वाला, तो अब जो अगला केस स्टार्ट होता है मिरर के अंदर वो स्टार्ट होता है नंबर ऑफ इमेजेस का। जैसा कि आपको पता है कि भाई नंबर ऑफ इमेजेस जो होती हैं, पर नंबर ऑफ इमेज से पहले एक और चीज है, देखते हैं वहां पे उसको। ठीक है, नंबर ऑफ इमेज से पहले है क्लॉक। ठीक है, अगर भाई साहब ये घड़ी यहां पर आपके सामने, घड़ी को मिरर के सामने दिखाओ, तो जो मिरर के सामने घड़ी के अंदर टाइम हो रहा होता है वो अलग हो रहा होता है, तो उसको निकालने के लिए कर देगा जो भी टाइम आपकी क्लॉक में है उसको 12,000 से यहां पे माइनस कर दो। ठीक है, तो यहां पे आपको मिरर का टाइम आपको मिल जाएगा कि मिरर के अंदर दिखने वाली घड़ी के अंदर क्या टाइम यहां पर हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे नंबर ऑफ इमेजेस की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होती है यहां पर कुछ देख पा रहे होगे आप लोग कि भाई नंबर ऑफ इमेजेस जो होती हैं वो निकलती है यहां पर जब भी आपका मिरर का कॉम्बिनेशन आता है। तो मिरर का कॉम्बिनेशन के लिए सबसे पहले यहां पे दो आपके प्लेन मिरर को सामने सामने रखा जाता है, उसमें इनफिनिट इमेज बनती है। पर जब भी उनको एंगल पे रखा जाता है तो एंगल में यहां पर तरीका ये होता है कि जो भी आपके सामने यहां पर एंगल गिवन हो उसको 360 बाई थीटा, मतलब उससे एक नंबर देगा, 360 बाई थीटा करके एन की वैल्यू आएगी। अगर एन की वैल्यू इवन आती है तो n-1 नंबर ऑफ इमेजेस होगी। अगर ऑड आती है तो अगर आपका यहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो एंगल बाइसेक्टर पर है, यहां पर है एंगल बाइसेक्टर, मतलब कि थीटा 2 थीटा बाई 2 वो डिवाइड कर रहा है, तो आपको n-1 करने की जरूरत है। अगर नहीं है तो यहां पर सीधे सीधे n रख देने का। ठीक है, एक और केस आता है जहां पर n आपका इंटीजर नहीं होता। ठीक है, n इज नॉट इंटीजर। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है हम लोग नियरेस्ट इंटीजर का यूज करते हैं, जो भी उससे नियरेस्ट, जैसे यहां पे 1.23 वैल्यू आ रही है तो 1 इसका नियरेस्ट इंटीजर, तो 1 आपका n की वैल्यू यहां पर आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जब हम लोग बात करेंगे यहां पर ये सारी चीजें खत्म करने के बाद, तो यहां पर आता है वेलोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी के अंदर समझो यहां पे प्लेन मिरर तुम्हारे सामने है, तुम अगर प्लेन मिरर की तरफ चल के जा रहे हो तो ऑब्जेक्ट तुम्हारी तरफ चल के आएगा। तो सिंपल सी बात है, जितनी वेलोसिटी तुम मूव करोगे उतनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा। इसी वजह से पहला स्टेटमेंट लिखा है कि अगर वेलोसिटी ऑफ मिरर आपकी क्या है, 0 है,
तो उसके लिए यहां पर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, ऑपोजिट होगी। दूसरी चीज, अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को 0 कर दिया जाए, मिरर को चलाना शुरू कर दे, तो अगर मिरर चल रहा है तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो आपका इमेज होगा वो ट्वाइस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मिरर से क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल है वेलोसिटी ऑफ मिरर के, मतलब कि ऊपर जा रहा है ऐसे, ठीक है, तो यहां पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है यहां पे, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये है कि यहां पर आपके सामने कोई इफेक्ट यहां पे, हाँ पैरेलल है तो कोई इफेक्ट यहां पे पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहां पे अगला, ठीक है, अगला देखोगे यहां पे तो नेक्स्ट आपका स्टार्ट हो जाता है यहां पे स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव के अंदर यहां पे कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स के अंदर यहां पे डाइवर्जिंग। ये एक यहां पर फॉर्मूला होता है जिसको आपको तरीके से तैयार रखना होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला फटाफट आपका मैग्निफिकेशन निकाल देता है, माइनस बी बाई यू एच आई अपन माइनस यू एफ एन एस बी बाई एफ। अब यहां पर दो तरीके के मैग्निफिकेशन और देखने को मिलते हैं, लेटरल मैग्निफिकेशन और एरियल मैग्निफिकेशन, और ये केवल वैलिड होते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट। जैसे 1 mm का ऑब्जेक्ट बोल दिया है, बोला गया कि भाई साहब स्फेरिकल मिरर है यहां पे, ठीक है, और स्फेरिकल मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस पे यहां पर 1 mm का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसे करके तुमसे पूछेगा बताओ ये इसकी इमेज कितने mm की होगी, तो ये सब निकालने के लिए आपको इसका यूज करना पड़ता है। कल कोई छोटा सा आपको स्क्वायर दे देगा या फिर साइड दे देगा, उससे पूछेगा कि यहां पर आपके सामने कितना एरिया निकलना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चंस आपने किए भी होंगे, और ये फॉर्मूला उनको करने में आपकी मदद भी करता है कि भाई जो ml होता है वो आपका माइनस का एम स्क्वायर, ठीक है। एम स्क्वायर का मतलब जो भी मैग्निफिकेशन आप यहां से निकाले उसके स्क्वायर करना है, और उसके लेंथ ऑफ इमेज ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और एरिया ऑफ इमेज ऑफ एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट रखिए, यहां पे आपको आंसर निकाल लेना है, ठीक है। अब यहां पे जब केसेस की बात करेंगे तो 6 केसेस होते हैं कॉनकेव के अंदर और 2 केसेस होते हैं कॉन्वेक्स के अंदर, और यहां पे केसेस बच्चे बच्चे को रटे होते हैं, आप नीट की प्रिपरेशन करो आपको पता होगा। पर इसका जो डायग्राम है यहां पे, जो आपका यहां पर कह सकते हो ग्राफ बनता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स या फिर कह सकते हो कि याद नहीं होता, बट इसको तैयार करके रखना। कॉनकेव का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से यहां जाता है, और इसके लिए दूसरे आपके यहां पर दूसरा जो आपका यहां पर एक्स वाई आप कह सकते हो क्वाड्रेंट है, उसके यहां से जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कॉनकेव का ग्राफ जो है उसके अंदर पहला वाला लाइन ऑरिजिन से जाएगा, और कॉन्वेक्स का ग्राफ जो है उसके लिए दूसरा लाइन ऑरिजिन से जाएगा, और ये जो दोनों लाइन आप देख रहे हो यहां पे ये 2f के बीच में, ये f और f के बीच में, यहां पे क्लियर है यहां पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहां पे। तो यहां पर अगर आगे बढ़ते हैं तो पहली बात तो मुझे कुछ इसमें काम लग रहा है, यहां पर शायद ये आपके सामने नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहां पे। तो अगला जो आपके सामने यहां पर है वो यहां पर है आपके सामने, ठीक है, न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन्स फॉर्मूला क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है आपके सामने कि ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस आपकी फोकस से दी होती है, तो अगर आपका एक्स ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, वाई आपकी इमेज की डिस्टेंस है, तो फोकल लेंथ निकालना है, तो फोकल लेंथ निकालने सीधे उसका रूट कर दो, एक्स वाई मल्टीप्लाई करके रूट निकाल दो, उसका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पे वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट और मिरर जब किसके रिस्पेक्ट में दी हो, आपके स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर के अंदर डायग्राम देखो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा उसकी हाइट तो सेम रहेगी, बस उसकी इमेज की हाइट घटती बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पे कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सी पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर बोलते हैं यहाँ पे सी पे ऑब्जेक्ट है तो सी पे तो उसकी सेम हाइट बनेगी, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी हाइट भी पीछे की तरफ बढ़ती जाएगी, ठीक है। और जब यहां पर आप इस तरीके को देखोगे, इस चीज को देखोगे, तो ये समझ में आएगा कि 2 डायमेंशन में या फिर कह सकते हो 2 तरफ में इसकी यहां पर वेलोसिटी है, एक एक्स की तरफ दूसरी वाई की तरफ। तो यहां पर जो निकालने का तरीका होता है, अगर डॉट माना जाए यहां पे इसको, अगर ये ऐसे मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ कुछ और होगी, और अगर यहां पर हाइट की बात की जाए तो हाइट के लिए यहां पे DHI अपॉन में dt इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ DHO अपॉन में dt। तो ये 2 फॉर्मूले जो है वो आपके मिरर के अंदर, ठीक है, आपके मिरर के अंदर वेलोसिटी निकालने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। जहां पे अगर आपको m फाइंड करना है तो m फिर से वही हो जाएगा माइनस का v बाय u के बराबर, क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहां पे अगले के अंदर। अब अगला जो आपका यहां पर है पोर्शन वो आपका रिफ्रैक्शन का, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इतनी सारी चीजें जो आपको कवर करनी है यहां पे। तो सबसे पहली चीज यहां पे बेसिक रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। तो बेसिक रिफ्रैक्शन का ये है कि रिफ्रैक्शन होता है जब भी मीडियम में चेंज होता है। मीडियम का चेंज 2 तरीके से होता है, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। और रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर के अंदर आप देख सकते हो μ1 μ2 है, μ1 अगर लेस देन μ2 है तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, और यहां पे अगर μ1 इज ग्रेटर देन μ2 तो डेंसर से रेयर। अब यहां पर आपके सामने ये सारी चीजें आपको पता है। एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि v जो होता है यहां पे, ठीक है, यहां पर आपके सामने आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो नहीं कह सकते, वेलोसिटी, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और लैम्डा। एयर के अंदर या भी कह सकते हो मीडियम के अंदर फ्रीक्वेंसी के सेम रहती है, बट यहां पे वेलोसिटी और लैम्डा बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा होता है, ठीक है। अब यहां पे कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन भी गिवन है आपको कि भाई यहां पर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब देखा जाता है, ठीक है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखा जाता है जिसकी वजह से हम लोग यहां पे मीडियम को डिफरेंशिएट करते हैं, तो म्यू होता है c बाई v के बराबर, c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहां पे f लैम्डा 1 अपॉन में लैम्डा 2, तो म्यू आपका एक और फॉर्मूला जनरेट करते हैं, इसको बोलते हैं लैम्डा 1 अपॉन में लैम्डा, ठीक है। तो इस वजह से यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा फॉर्मूला में देखने को मिलता है।
अब यहां पर जब अगली बात करेंगे तो अगली बात आती है स्नेल्स लॉ के। स्नेल्स लॉ का सिंपल फॉर्म आपको पता है कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। एक और फॉर्म में लिखवाता हूं अपने स्टूडेंट को कि भाई साइन आई अपॉन में साइन आर अगर आपको लिखना है तो म्यू आर अपॉन में म्यू आई लिखने का, समझे। और दूसरा तरीका होता है यहां पर एक और कि अगर किसी ने लिखा है यहां पे म्यू वन या फिर कह सकते हैं म्यू आई इंटू साइन आई, जहां पर इंसिडेंट रहे वहां का रिफ्रैक्टिव मल्टीप्लाई करो और साइन आर इंटू म्यू आर मल्टीप्लाई करो, काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब ये करने के बाद आपके सामने यहां पर जो अगली चीज या फिर कह सकते हो कि भाई जो आपके सामने अगला टॉपिक आपका स्टार्ट होता है रिफ्रैक्शन के अंदर, वो रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ स्टार्ट होता है, ठीक है। डी एपरेंट इज इक्वल टू डी रियल बाय म्यू। म्यू का मतलब मीडियम जिसमें आपका यहाँ पे सिक्का रखा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं कि आप देख रहे हो वाटर के अंदर पानी के अंदर नीचे कॉइन रखा हुआ है, कॉइन आपको ऊपर दिख रहा है तो ऊपर की तरफ वो शिफ्ट हुआ है तो उसकी एपरेंट डेप्थ आपको दिख रही है। पर एपरेंट डेप्थ निकालने के लिए आप करोगे क्या, जो भी इसकी रियल डेप्थ उसको म्यू से डिवाइड कर दोगे, जो भी आपका लिक्विड के अंदर वो कॉइन रखा हुआ उसको डिवाइड करना, ठीक है। अब शिफ्ट कितना हुआ, पहले इतनी हाइट थी, दिख इतने पे रही है तो इतने का जो शिफ्ट हुआ है उसमें से इतना माइनस कर दोगे, रियल में से अगर एपरेंट माइनस कर दोगे तो भी शिफ्ट मिल जाएगा, जिसकी वजह से शिफ्ट का फॉर्मूला आ जाएगा यहां पर। ये सारी चीजें तब है जब आपका ऑब्जर्वर जो है एयर में, तो एयर में तो म्यू की वैल्यू 1 हो जाती है, म्यू ऑब्जर्वर। पर अगर ऑब्जर्वर कहीं और है तो डी एपरेंट निकालने के लिए आपको म्यू ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है। और सेम यहां पर अगर मल्टीपल मीडियम प्रेजेंट है तो आपके सामने डी एपरेंट निकालने के लिए आप फिर वही काम करोगे कि सबकी जो हाइट है, कॉलम की जो हाइट, मान लो लिक्विड 1, लिक्विड 2, लिक्विड 3 भरा हुआ है, H1, H2, H3 हाइट है, तो तीनों लिक्विड के कॉलम की हाइट को यहां पर इस तरीके से डिवाइड करके ऐड करके म्यू ऑफ ऑब्जर्वर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका डी एपरेंट मल्टीपल मीडियम में भी आ जाएगा। इसका सवाल आपके नीट में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये समझने के बाद हम चलते हैं ग्लास बार की तरफ, ठीक है, ग्लास स्लैब की तरफ। तो भाई साहब ग्लास स्लैब की अगर बात करते हैं यहां पे, तो ग्लास स्लैब के अंदर आप देख सकते हो कि शिफ्टिंग यहां पर होती है। अगर मेरी आंखें इधर है तो आंखों को यहां पे दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट पहले यहां पर था पर अब दिख इधर रहा है, ठीक है। अब यहां पे दो तरीके से यहां पे शिफ्टिंग होती है। पहले बार शिफ्टिंग का फॉर्मूला यही सेम जो आपने यहां पर इस एपरेंट रियल में किया था, वही सेम फॉर्मूला यहां पर है। यहां पर क्या है, x इज इक्वल टू t1 माइनस 1 बाय म्यू, जहां पर t का मतलब क्या है, थिकनेस ऑफ द बार। और यहां पर फिर से ऑब्जेक्ट और यहां पर ऑब्जर्वर जो है, यहां पर कह सकते हैं यहां पे कि ऑब्जर्वर जो आपका यहां पर एयर में है, इस वजह से यहां पे फॉर्मूले में 1 आ रहा है हर जगह। तो सीधी बात है, आपके सामने अगर यहां से निकल के डाइवर्जिंग फॉर्म में दिख रही है बाहर, तो शिफ्टिंग जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। क्लियर है। और अगर यहां पे कुछ रे अगर ऐसे चल के आ रही है तो शिफ्टिंग जो होगी अपोजिट होगी। ये दोनों कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेना, ठीक है। थोड़ा कॉन्सेप्ट यहां पर ये है कि शिफ्टिंग जो होगी वो इधर होगी और जब रे ऐसे जा रही होगी, और रे अगर ऐसे आ रही है तो शिफ्टिंग किधर चली जाएगी, पीछे चली जाएगी। पर शिफ्टिंग के दोनों के फॉर्मूले क्या रहेंगे, वो दोनों सेम रहेंगे। पर यही काम अगर मेरे सामने ऑब्जर्वर कहीं और है तो इस शिफ्टिंग के फॉर्मूले में जहां पर 1 दिख रहा है म्यू के ऊपर, वहां पर म्यू ऑफ ऑब्जर्वर आ जाएगा, बाकी सारा फॉर्मेट सेम रहेगा, ठीक है। और यही पर लेटरल शिफ्टिंग का मतलब होता है कि जब आपकी रे ऐसे शिफ्ट करती है, जैसे देखो यहां पे इस रे को ऐसे निकल जाना था, ठीक है, लेटरल शिफ्ट के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आता है पर आ जाता है, ठीक है। ये इतना शिफ्ट कर गई, ठीक है, तो यहां पर जो इतना शिफ्टिंग हुआ है वो उसका नाम या फिर उसकी डिस्टेंस कितनी है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू टी अपॉन cos r sin i माइनस r। यहां से i और यहां से r को डिफाइन करते हैं, उसके हिसाब से यहां पर आपका आंसर आता है। क्लियर है। अब अगली बात करेंगे यहां पर TIR देखेंगे यहां पे। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वन ऑफ द मोस्ट फेमस टॉपिक, ठीक है, जिसके अंदर बोला जाता है कि लाइट आपकी क्या करती है, जब भी डेंसर से रेयर ट्रैवल करती है तो बेंड बैक कर जाती है अपने उसी मीडियम के अंदर, जिसके अंदर फॉर्मूला होता है साइन आईसी अपॉन में म्यू ऑफ रेयर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर, ठीक है। रेयर अपॉन में डेंसर जो भी, या फिर अगर रेयर कभी मैक्सिमम टाइम पे रेयर जो होता है आपका वो एयर होता है, इसी वजह से म्यू आर की वैल्यू 1 होती है। तो यहां पे साइन आईसी जो होता है 1 बाई म्यू के बराबर होता है। अब एक चीज ध्यान रखना, म्यू जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। लैम्डा बढ़ेगा तो म्यू घटेगा। इसका मतलब यह है कि यहां से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है आपसे, लाइट वाले क्वेश्चन पूछता है कि मेरे सामने 4 लाइट गिवन है, 7 लाइट गिवन है, विबग्योर करके है, लाइट ये वाला टोटली इंटर रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो यहां पे एक आपके सामने लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि भाई अगर ग्रीन लाइट आपकी क्या हो गई है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ग्रीन लाइट के पहले वाले जितने होंगे, अगर ये TIR शो कर रहा है तो ये सारे भी TIR शो करेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। पर ये सारे के सारे कहां आ जाएंगे, ये सारे के सारे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि देखो यहां पे लैम्डा घट जाएगा तो इनके लिए लैम्डा घटेगा तो म्यू बढ़ जाएगा, और म्यू बढ़ जाएगा तो यहां पे लैम्डा बढ़ जाएगा,
म्यू घट जाएगा तो साइन आईसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से इनके लिए यहां पर जो क्रिटिकल एंगल होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कहां निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ ग्लोइंग सरफेस। रेडियस ऑफ ग्लोइंग सरफेस का मतलब है कि भाई साहब पानी में कूद गए, टॉर्च जला के देख रहे हैं, ऊपर यहां पे दिख रहा है कितना ग्लो हमें देखना है, उसका यहां पर जो भी ग्लो दिख रहा है ऊपर कि भाई वाटर की सरफेस में कितना आपका चमक रहा है जगह, उस जगह का यहां पर कितना आपका एरिया होगा, ये निकालने के लिए करोगे क्या, ये निकालने के लिए सिंपल से आपको पता है सर्कुलर सरफेस होगा, उसका आपको एरिया निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर करके यहां पे मल्टीप्लाई करके आप वो एरिया यहां पे निकाल दोगे। अगली चीज, अब चील कौवे उड़ेंगे यहां पे कि भाई साहब जो आपके सामने चील था उसने मछली देखी, मछली देख के छलांग मारने लगा पानी की तरफ, तो वहां पर उसकी वेलोसिटी वगैरह बतानी है, तो वो काम करने के लिए आपके सामने फॉर्मूला है v ऑफ अपरेंट इज इक्वल टू v रियल अपॉन v ओबीएस अपॉन v ऑब्जेक्ट। सेम फॉर्मूला लगाया है, इसके क्वेश्चन एक आध कर लेना, इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, बढ़िया सवाल बनते हैं इसके ऊपर से, और मुझे लग रहा है इस बार नीट में से सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। अगला ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में ये न्यूमेरिकल अपर्चर का सवाल आता है, जिसके अंदर यहाँ पे आई की वैल्यू पूछ रहा होता है आपसे कि कितनी होनी चाहिए फॉर गिवन ऑप्टिकल फाइबर, जिसके अंदर आपके सामने यहाँ पे फॉर्मूला सिंपल सा है, इसमें भी हम लोग यहाँ पर एरिया जो आपका दूसरा वाला म्यू ले रहे हैं वो एयर ले रहे हैं, इसमें 3 म्यू होते हैं, ठीक है, बार सराउंडिंग का भी लेते हैं, ठीक है। तो साइन आईसी जो होता है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका अंडर रूट टाइम्स ऑफ म्यू ऑफ कोर माइनस म्यू ऑफ क्लैडिंग के बराबर होता है, और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन याद रखनी कि म्यू ऑफ कोर जो होता है बड़ा होता है म्यू ऑफ क्लैडिंग से, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी पीडीएफ में, ठीक है, तो आराम से देख के रिवाइज करके समझ लेना कि कैसे कैसे यहां पर हो रहा है, ठीक है। मेरा काम है तुम्हें 20 मिनट्स के अंदर सब कुछ तुम्हारे कानों तक पहुंचा देना, अब उस कान तक पहुंचे हुए नॉलेज का तुम कैसे यूज करते हो वो तुम्हारे ऊपर है पूरा का पूरा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे अगला जो पोर्शन स्टार्ट होता है लेंस का स्टार्ट होता है, ठीक है। लेंस के अंदर यहाँ पर आपको पता है इतने तरीके से लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स बाय कॉन्वेक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लेनो कॉन्वेक्स कॉन्केव कॉन्वेक्स, इस तरीके लेंस आपको मिलती है। तो सबसे पहले बेसिक जो फॉर्मूले लेंस के देख लो, यहाँ पे बेसिक फॉर्मूले लेंस के यहाँ पर इस तरीके से है कि मैग्निफिकेशन यहाँ पर कुछ इस तरीके से गिवन है, ठीक है, और मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले गिवन है। अब ये जो है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि ये है लेंस मेकर फॉर्मूला, और लेंस मेकर फॉर्मूला से आपके सामने अगर मैं बात करता हूं तो ये आप जो देख रहे हो, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे कि अगर आपके सामने किसी इक्वी कॉन्वेक्स का पूछा है या फिर इक्वी कॉन्केव का पूछा है तो फॉर्मूला सेम है, बस माइनस आपका कॉन्केव में आ जाता है, कॉन्वेक्स से प्लस आ जाता है। वही प्लेनो में पूछ रहा है तब भी फॉर्मूला सेम है, प्लस फॉर दी आपका किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, माइनस फॉर दी कॉन्केव के लिए। तो ये कुछ फॉर्मूले जर्नल है जो आपको दिखने भी चाहिए आमतौर पर, क्योंकि दोनों का आर सेम होता है, तो ऐड वाइड होके साइन कन्वेंशन आप इसको यहां पर देख सकते हो, ठीक है। अगला होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के अंदर आपको पता है कि यहाँ पे सीधी सीधी बात है, कोई गैप नहीं है, तो f1 अपॉन में f1 प्लस 1 अपॉन f2 1 बाय f3 fn तक जाता है। उसी तरीके से अगर गैप हो जाए d डिस्टेंस का तो आपको पता है इस फॉर्मूले को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला और बनता है 1 अपॉन f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन में f1 प्लस 1 अपॉन में f2 माइनस का d अपॉन में f1 प्लस f2, जहां पर d का मतलब होता है कितना गैप है लेंसेज के बीच में, ठीक है। अगला मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर भी यहां पर प्लस हो जाती है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कटिंग ऑफ लेंस, ठीक है। कटिंग ऑफ मिरर भी होता है बट एग्जैक्टली इसी तरीके से काम करता है, देख लो यहाँ पे, पर यहाँ पे तो कटिंग ऑफ लेंस का कॉन्सेप्ट अलग है। कटिंग ऑफ लेंस दो तरीके से है, या फिर मैं इसको हॉरिजॉन्टली कर दूं या फिर वर्टिकली कट कर दूं। हॉरिजॉन्टली कट करूंगा यहाँ पे तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा, और जब इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा तो यहाँ पर आपके सामने जो फोकल लेंथ होती है वो सेम होती है, पावर जो होती है वो भी सेम होती है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक्स अगर हॉरिजॉन्टली से काटा तो दोनों लोब दिख रहे हैं, ये भी R1 रेडियस, ये भी R2 रेडियस, तो फोकल लेंथ यहाँ पे कम हो जाएगी। तो बोलोगे सर कम क्या होगा, फिर यहाँ पे काटने से इंटेंसिटी जो इमेज की बनेगी ना वो कम हो जाएगी, बाकी इमेज तो बनेगी उसी तरीके से उसी जगह पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फोकल लेंथ और पावर क्या है दोनों सेम है। दूसरी चीज वाई ओ वाई से काटा तो यहां पर क्या होगा, 20 से हाफ हो जाएगा, यहाँ पे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर फोकल लेंथ तो हाफ हो जाएगी पर पावर डबल हो जाएगी। और ये करने के बाद आपके सामने इसको भी मान लो कि एक्स एक्स वाई एक्स दोनों से काटते तो कुछ ऐसा टुकड़ा दिखेगा, पर इसकी भी फोकल लेंथ f/2 होगी और यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी 2p के बराबर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने एक कंडीशन है कि मान लो उन्हीं दोनों टुकड़े को एक्स और वाई से काटने के बाद उन्हीं दो टुकड़ों को मैं ऐसे लगा दूं तो इसका पावर ऑफ फोकल लेंथ 0 हो जाता है, लाइट सीधे निकल जाती है, कोई रिफ्रैक्शन या फिर कोई भी यहाँ पे डेविएशन नहीं होता। उसी तरीके से एक होलो लेंस बनता है, होलो लेंस का स्ट्रक्चर बनता है, होलो लेंस के अंदर भी लाइट कहां निकल जाती है, सीधे निकल जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ इमेजेस का। अब नंबर ऑफ इमेजेस के ना देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस जो होती है यहाँ पे, जैसे बोला गया कि भाई साहब एक लेंस है उसके अंदर 5 टाइप के यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके अंदर है, तो जितने टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना टाइप का आपकी इमेज बनेगी, उतनी तरीके या फिर उतने टाइप से उतने तरीके की इमेज बनेगी। जैसे यहाँ पे 5 म्यू है तो नंबर ऑफ इमेज भी आपकी यहाँ पे 5 बन जाएगी। दूसरी चीज, अब यहां पर क्या करते हैं, जब भी हम लोग लेंस को काट के शिफ्ट करा देते हैं तो शिफ्ट कराने के अंदर यहां पर जब यहां पे पूरा लेंस होता है तो इसकी एक इमेज बनती है, पर शिफ्ट करने पर इसकी 2 इमेज बन जाती है। और वो 2 इमेज निकालने का तरीका यहां पर कुछ इस तरीके से होता है कि भाई साहब प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर शिफ्ट हो गई है तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की अब हाइट आ गई x और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट हाइट आ गई y। अब देखो इसके लिए इसकी हाइट नेगेटिव डायरेक्शन में,
इसके लिए इसकी हाइट पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहां पे मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगा के इसकी लेंथ निकलेगी, इसकी लेंथ निकलेगी और फिर दोनों के बीच में सेपरेशन लिखेंगे। पर यहां पर इस चीज का ध्यान रखना, इस तरीके का क्वेश्चन कर लो, जेई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। और यहां पर साइन कन्वेंशन, क्योंकि पूरे के अंदर आपको पता है पूरे रे ऑप्टिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन गलत तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना अगर नहीं की है पहले से, कि शिफ्ट हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस तो यहां पर कितने इमेज बनती है और इमेज के बीच में सेपरेशन कितना होता है, इस पे सवाल बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहां पे, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहां पे अगली चीज, तो अगली आपकी जो चीज है वो यहां पर है डिस्प्लेसमेंट मैटर। ठीक है, दो बार यहां पे लेंस को डिस्प्लेस किया गया है, एक बार पहली पोजीशन एक बार दूसरी पोजीशन, और पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन ले जाने के लिए एक्स डिस्टेंस मूव कराया गया है। ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं है, ऑब्जेक्ट से जो स्क्रीन की सेपरेशन है, ये आपका स्क्रीन है, ठीक है, जो स्क्रीन की सेपरेशन है वो यहां पर डी है, तो फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4d, जिससे आपका फोकल लेंथ निकल आता है। और एक चीज और समझना है यहां पे, आपको कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि दो लेंस को दो बार शिफ्ट, एक लेंस को दो बार शिफ्ट किया गया, पहली बार इमेज बनी 10 सेंटीमीटर, दूसरी बार इमेज बनी 4 सेंटीमीटर, बताओ ऑब्जेक्ट का साइज कितना होगा। तो ये निकालने के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए आप लिखोगे रूट ऑफ h1 टू h2, मतलब कि पहली इमेज का मल्टीप्लाई करो दूसरी इमेज की हाइट से, उसका रूट निकाल दो तो आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता चल जाता है। ठीक है, अब आखिरी यहां पे कॉन्सेप्ट है लेंस का, जिसको बोलते हैं सिल्वरिंग ऑफ मिरर। ठीक है, सिल्वरिंग ऑफ लेंस होना चाहिए, सॉरी, ठीक है, ये है आपका सिल्वरिंग ऑफ लेंस। अब सिल्वरिंग ऑफ लेंस के अंदर देखो, यहां पे सिल्वरिंग ऑफ लेंस के अंदर क्या होता है कि आपके लेंस का एक पोर्शन को सिल्वर कर दिया जाता है। अब ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा जो लेंस है कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है, और कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। इस वजह से आप क्या करोगे, ये जो फॉर्मूला है इसको फटाफट लिख लो। ठीक है, फॉर्मूले का मतलब 1/f इज इक्वल टू 2/fl। 2/fl का मतलब ये है कि दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार आपका मिरर से टकराकर रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो सीधा सीधा यहां पे सिस्टम ये बैठ रहा है यहां पे कि आपको इस तरीके से फॉर्मूले को रखना है, जैसे यहां पे दो बार रिफ्रैक्शन हो तो 2/fl लिख दिया। कल को मैं यहां पे अगर दो आपकी लेंसेज ले लेता हूं, तो यहां पर देखो, अगर इसको सिल्वर करता हूं तो यहां पर आपके सामने 1 2, फिर यहां पर उसके बाद यहां पे रिफ्लेक्शन, 4 बार आपका रिफ्रैक्शन होगा, एक बार आपका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो 4/fl प्लस 1/fm हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को देखो, बाकी फॉर्मूला यही होता है। और एट द एंड जो आपका मिरर जैसा दिख रहा है, जैसे यहां पे देखो कॉनकेव मिरर की दिख रहा है, तो नेट फोकल लेंथ नेगेटिव आना चाहिए, तो यहां पर नेगेटिव लगा देने का, पूरा आंसर निकालने के बाद। और वही सेम काम कॉनकेव, अगर कॉनकेव को यहां पे ऐसे किया हुआ है तो देखो ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह भी करो। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव, तो आगे आने के बाद जो भी पूरा फॉर्मूला है उसको करने के बाद यहां पर क्या कर देना, पॉजिटिव लगा देना, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगला जो यहां पे कंडीशन है वो है प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल हर बार पूछता है यहां पे। आप प्रिज्म के अंदर यहां पर आपके सामने ये प्रिज्म है, जिसके अंदर यहां पर लाइट जा रही है, बाहर निकल रही है। तो पहली सबसे बेसिक कंडीशन प्रिज्म की ये है कि आपके सामने प्रिज्म का एक एंगल होता है, उसके बाद यहां पे प्रिज्म का रिलेशन होता है, इसको इक्वेशन ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये है आपकी इक्वेशन ऑफ प्रिज्म, और इक्वेशन ऑफ प्रिज्म के बाद रिलेशन होता है R1 R2 में प्लस के साथ। ठीक है, अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि डेल मिनिमम। ठीक है, डेल मिनिमम जो होता है तब होता है जब I इज इक्वल टू होता है, R1 इज इक्वल टू R2 होता है, जिसकी वजह से म्यू का फॉर्मूला जनरेट होता है sin del m प्लस a/2। ये a/2 ये फॉर्मूला आपको पता है बहुत अच्छे से। अब एक चीज और, ए अगर राइट एंगल प्रिज्म है तो ए की वैल्यू 90 होती है, इक्विलेटरल प्रिज्म में 60 होती है, और यहां पर कोई और प्रिज्म है तो यहां पर उसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो ये रिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपसे एंगल ऑफ डेविएशन पूछ लेता है, मिनिमम नहीं, आपसे डेल से पूछ सकता है, केवल यहां पे फॉर्मूले को या फिर बाकी वैल्यूज को देकर। ठीक है, तो उसके बाद इसके भांति भांति प्रकार के क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा प्रिज्म ध्यान से देखना, आराम से सॉर्ट आउट हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। 3-4 टाइप के प्रिज्म के क्वेश्चन है, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और अगर चाहोगे तो कमेंट करते हो, अगर तुमको इसमें प्रिज्म के क्वेश्चन की नीड है तो मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन 5-6 आपको करा दूंगा, उसी से घूम फिर के क्वेश्चन आते हैं। अगर ये चाहिए वीडियो तो कमेंट में यहां पे लिख देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहां पे अगला आपके सामने यहां पर है कि भाई साहब जब भी आपके सामने स्मॉल एंगल प्रिज्म यूज होता है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये लाइट वाला कॉन्सेप्ट है कि व्हाइट लाइट जाती है, डिस्पर्जन होता है, डिस्पर्जन होता है तो लाइट स्प्लिट होती है, स्प्लिट होती है तो 4-7 कलरों में टूटती है, 7 कलर में टूटती है, तो लाइट का यहाँ पर अलग अलग एंगल बनता है। तो आपको बता दूं यहाँ पे लाइट विबग्योर में टूटती है, और जब भी स्मॉल एंगल प्रिज्म आता है तो डेल जो होता है वो आपका बराबर होता है mu-1 पे। अब आपको पता है म्यू लैम्डा होता है, तो जितना ज्यादा लैम्डा होगा उतना कम म्यू होगा, जितना कम म्यू होगा उतना कम क्या होगा, डेल होगा। तो जिसका जितना ज्यादा लैम्डा होगा उसका उतना कम आपका डेविएशन होगा। तो इसलिए यहां पर देखो जो आपका आर है वो इतना ही घूमा, वी पूरा घूम गया नीचे की तरफ। अब देखो यहाँ पे ये आर हो गया, ये वी हो गया, तो यहां पर आपके सामने जो एवरेज डेविएशन आया, वो एवरेज डेविएशन लिखने का तरीका क्या है, डेल वी माइनस डेल आर। और यहां पे डेल वी माइनस डेल आर को जब मैंने फॉर्मूले पे रखा तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहां पर आया यहां पर आ गया आपके सामने म्यू वी माइनस म्यू आर। ठीक है, अब यहां पे इसके बाद एक डेल मीन आता है। डेल मीन का मतलब होता है कि मीन वैल्यू क्या है डेविएशन की, तो हम करते क्या है, ऊपर वाले बड़े वाले एंगल छोटे वाले एंगल का हाफ कर दे, मीन डेविएशन आता है। और मीन डेविएशन के लिए हम लोग यहाँ पर डेल वाई का भी यूज करते हैं, क्योंकि इसके बीच का कलर कौन है, येलो है, तो येलो का भी जो भी डेविएशन उसको हम मीन डेविएशन बोलते हैं। अगला जो इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट, वो आता है यहाँ पर इसके अंदर डब्ल्यू। डब्ल्यू को बोलते हैं यहाँ पे एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक है, और एंगुलर डिस्पर्जन का मतलब होता है यहाँ पे
थीटा, जो भी आपका एंगल आया अपॉन में मीन, डेल ऑफ मीन, ठीक है। तो डेल ऑफ मीन करके आपके सामने फॉर्मूला आता है डेल वी बाय डेल वाई अपॉन में डेल वाई, वैल्यू पुट करते हो तो म्यू वी बाय म्यू आर, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन में म्यू वाई माइनस 1, ठीक है। अब एक कंडीशन ये आती है कि मान लेते हैं कि हमने दो प्रिज्म लगा दिया, फिर कंडीशन है डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। क्वेश्चन आपका इससे बोलकर आता है, तो इसका मतलब ये है कि एक का डेल जो आ रहा है दूसरे के डेल का नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के डेविएशन कैंसिल कर दे रहे हैं। तो ये कंडीशन तब होती है जब आपके दो अलग अलग प्रिज्म यूज होते हैं। मान लो इसका एंगल A1 है, इसका एंगल A2 है, इनसे लाइट गई है, व्हाइट लाइट गई, व्हाइट लाइट बाहर निकली, इसका मतलब ये है कि इनका डेविएशन क्या है, एक दूसरे के नेगेटिव के प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर ये फॉर्मूला आता है, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, रेशियो पूछ लिया जाता है, वगैरह वगैरह वाली चीजें। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछता है। अगला सिल्वरिंग ऑफ लेंस का क्वेश्चन है, लेंस की सिल्वरिंग, सॉरी सिल्वरिंग ऑफ आपका प्रिज्म का क्वेश्चन है। प्रिज्म की सिल्वरिंग कर दी जाती है, ये लाइट ऐसे जाती है, टकरा कर वापस आती है, सेम पाथ को फॉलो कर बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से R2 आपका 0 हो जाता है, A R1 के बराबर हो जाता है, और म्यू की वैल्यू कुछ इस तरीके से यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। तो प्रिज्म जो है बड़ा टॉपिक है, ठीक है। फॉर्मूला आपके प्रिज्म के हैं पूरे के पूरे, इसको देख लो। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन नहीं कर रखे किसी भी टॉपिक से तो फटाफट उसको कंप्लीट कर लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है ऑप्टिक्स का, और लास्ट टॉपिक आपका ये है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा खतरनाक विशेषम टॉपिक आपका, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, 25 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, और 26 के अंदर भी यहां पर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि रे ऑप्टिक्स आपका बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहां पर समझ लेना क्वेश्चन इससे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर सबसे पहली चीज समझने की बात यह है कि हमारे सामने जब भी हम बिना किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को लगाए किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो यहां पर आपके सामने उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें एक मिनिमम डिस्टेंस लानी पड़ती है, तभी, क्योंकि वो मिनिमम डिस्टेंस वो होती है जहां पर ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियरली विजिबल देख पाते हैं, क्लियरली उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और वो डिस्टेंस होती है डी, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन या फिर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डी की वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। जब भी हम लोग नेकेड आई से ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो एंगल अल्फा बनता है। यहां पर एक टर्म यूज होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट को नेकेड देखो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, उसके बाद ऑब्जेक्ट को इंस्ट्रूमेंट के साथ देखो, यहां पर जो भी एंगल इंस्ट्रूमेंट के साथ बनेगा और जो नेकेड आई से बनेगा उसका जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। और यहां पर जब हमने नेकेड आई से देखा तो यहां पर tan अल्फा अल्फा बन के आके HO/D के बराबर हो जाता था। अब यही सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ जब हम इसकी वैल्यू को यहां पर निकालते हैं तो भाई साहब ये एंगल बनता है बीटा, और बीटा एंगल यहां पर बनता है। तो बीटा एंगल का जब हम लोग यहां पर ट्रायंगल के हिसाब से लॉज को लगाते हैं तो यहां पर बीटा एंगल को हम लोग देखते हैं HO/U के बराबर, और यहां पर अल्फा लिखते हैं HO/D के बराबर। यहां पे HI/V भी यूज कर सकते थे, पर हमें फॉर्मूले को सिंपल एंड शॉर्ट रखना था, तो इसलिए यहां पे D/U करके फॉर्मूला आता है, और इस U को मैं UE बोल देता हूं, क्योंकि UE का मतलब है आई पीस से इमेज की या फिर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अब यहां पे दो कंडीशन बनती है। एक कंडीशन जब आंखों के ऊपर बड़ा जोर पड़ रहा होता है, जैसे यहां पे मैंने इसको जूम कर दिया तो आपकी आंखों के ऊपर जोर नहीं पड़ रहा है, तो एक कंडीशन यह है कि जब इन्फिनिटी पे इमेज बनती है तो आंखें रिलैक्स रहती है, बहुत दूर है भाई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिलैक्स्ड आई कंडीशन, और इसको बोलते हैं यहां पर कौन सी आई कंडीशन, स्ट्रेन्ड आई कंडीशन। तो स्ट्रेन्ड आई में यहां पर आपकी जो इमेज होती है वो डी पे बन जाती है, रिलैक्स आई कंडीशन में आपकी इमेज आपकी इन्फिनिटी बन जाती है। इन्फिनिटी में इमेज इसका मतलब यू कहां पे होगा, फोकस पे, इसी वजह से फॉर्मूला आपका आ जाता है m = d/f। और यही सेम काम यहां पे ये होता है कि अगर आपके सामने इमेज आपके डी पर है तो यू जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, और यहां पर जब इस जगह पे यू की जगह हम ये वैल्यू पुट करते हैं हमारे सामने मैग्निफिकेशन फॉर्मूला आता है 1 + d/fe। क्लियर है। अब ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप था क्योंकि ये सिंपल भी है, पर कंपाउंड के अंदर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आपको सिंपल माइक्रोस्कोप की चीजें पता है तो कंपाउंड बहुत ज्यादा सिंपल है आपके लिए, ठीक है। अब यहां पे देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर यहां पर दो चीजें हैं। पहली बात तो दो लेंसेज लगे, तो दो लेंसेज का यहां पर मैग्निफिकेशन निकालेंगे, उन लेंसेज को यहां पर हम क्या करते हैं, उनकी मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। मैग्निफिकेशन जब मल्टीप्लाई होती है तो पहली मैग्निफिकेशन आपकी आती है VO/U, क्योंकि इसको बोलते हैं यहां पर कौन सा लेंस, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है, और ये आपका होता है आई पीस, ठीक है। आई पीस बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव छोटा होता है। तो VO/U आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव, और D/U क्योंकि आई पीस आपका सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है, तो G/U यहां पे फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अब एक चीज और, नेगेटिव साइन लगे क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बनती है आखिर, इसलिए यहां पे नेगेटिव साइन लगा है। अब यहां पे फिर से दो कंडीशन बनेगी, रिलैक्स आई में आपकी इन्फिनिटी इमेज बनेगी तो यहां पे UE की जगह FE चला जाएगा, सब कुछ सेम, और यहां पर जब भी D पे बनेगी तो वही सेम फॉर्मूला यहां पे चिपका दिया हमने, D/FE कर दिया, बाकी VO/U दोनों में क्या है, कॉमन है। अब एक कंडीशन पढ़ो, यहां पर एक चीज आती है ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ का मतलब होता है आई पीस और आपके ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। जब भी हम ट्यूब लेंथ की बात करते हैं, ध्यान से देखना, ट्यूब लेंथ की बात जब करते हैं तो यहां पर आपके सामने जो डिस्टेंस आती है VO+UE आती है। VO+UE का मतलब ये है कि आपके सामने, ध्यान से देखना, अरे आपके सामने यहां पर ये डिस्टेंस आपकी क्या होती है, VO होती है, और ये डिस्टेंस UE होती है जहां पर ये बनता है, ठीक है। ये देखो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, ये डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, ये डिस्टेंस हो गई VO और ये डिस्टेंस हो गई UE, तो UE + VO आपका L के बराबर हो जाएगा। अब एक चीज समझो, यहां पे कंडीशन होती है कि हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग UO रखते हैं, UO का मतलब ऑब्जेक्टिव के सामने जो इमेज आप ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस के बहुत ज्यादा करीब चिपक के खड़ा होता है कि फोकस यहां, ये यहां, ताकि वहां पर बहुत से बड़ी इमेज बन सके, ठीक है।
तो यहां पर क्या होता है, u ऑलमोस्ट एफओ के बराबर होता है, और जब u ऑलमोस्ट एफओ के बराबर होता है तो u की वजह से जो इमेज बनती है ऑब्जेक्टिव की वजह से आईपीस के सामने वो एकदम चिपक के उससे बनती है। जब एकदम चिपक के उससे बनती है तो यहां पे आपके सामने ue की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। तो यहां पे लेंथ आपका vo के बराबर हो जाता है, u आपका fo के बराबर हो जाता है। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में जब vo की जगह l पुट करते हैं, vo की जगह fo पुट करते हैं, तो एक फॉर्मूला ये निकल कर आता है। और इसी पे आपका नीट 25 का सवाल भी आया था, तो इस तरीके से हम फॉर्मूले को यूज करते हैं। ठीक है, अगली कंडीशन देखो, यहां पे अगली कंडीशन तो नहीं है, अगली आपकी यहां पर डिवाइस है, इसका नाम है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के अंदर यहां पर इन्फिनिटी से आपका ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे उसकी इमेज बन जाती है, मैग्निफिकेशन एफओ बाई एफई आता है, यहां पर लेंथ ऑफ द एफओ प्लस एफई हो जाती है। पर मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे आपकी इमेज नहीं बनी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, जहां एफई वहां यूई रख देने का, और यूई की वैल्यू यहां पर ये होती है, रट्टा मान लेने का या फिर समझ लेने का, आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर आपके सामने इतनी चीजें अगर आपको दिख चुकी हैं तो आपको अपनी खामियां पता चल चुकी है कि कहां कहां काम करने की आपको जरूरत है, क्योंकि इतना फास्ट ट्रैक रिवीजन के अंदर अगर आपकी चीजें पहले से कर रखी हैं तो मेरी बातें एक चीज क्लियर हो रही है, जहां पे क्लियर नहीं होगी वहां फटाफट क्या करना, नोट कर लो और समझ लो इस टॉपिक को थोड़ा सा काम करना बाकी है, 2-4 क्वेश्चन लगाओ, टॉपिक को मारो, खत्म करो, 26 की तैयारी पुख्ता एकदम। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वन शॉट वीडियो के अंदर, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का।